आज हम एक टॉपिक रेबीज के बारे में फुल डिस्कशन करने वाले हैं। फुल ऑन थ्योरी लिखेंगे हम इसके वीडियो के अंतर्गत। आई होप कि आने वाली एग्जाम के अंतर्गत अगर रेबीज टॉपिक से कोई सवाल आता है तो वो आपका गलत नहीं होगा। आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं हम रेबीज के बारे में। किसके बारे में? रेबीज। हम रेबीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप सभी बच्चों को पता है कबड्डी का प्लेयर अभी रिसेंटली उसने एक कुत्ते की जान बचाई थी, एक डॉगी की जान बचाई थी। उस डॉगी ने उसको काट लिया, उसने कोई भी प्रिवेंशन नहीं लिया और प्रिवेंशन नहीं लेने के बाद में उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, हाँ, उसको पहले पानी से डर लगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए रेबीज के बारे में। ऑल ओवरऑल डिस्कशन करने वाले हैं इसके अंदर। याद रखिएगा जो रेबीज होता है ये वायरल डिजीज होती है जो कि लाइसा वायरस, जिसको हम रेब्डो वायरस के नाम से जानते हैं, उससे कॉज्ड होती है। बुलेट शेप का बैक्टीरिया होता है, जो गोली होती है ना, बुलेट, ऐसे बुलेट शेप का बैक्टीरिया होता है ये, इस प्रकार से बुलेट शेप का बैक्टीरिया होता है। और याद रखिएगा इसका केस फेटेलिटी रेट 100% होता है। कितना होता है? 100%। ये सवाल आता है सबसे ज्यादा या पहले नंबर पे केस फेटेलिटी रेट 100% किसका होता है? दैट इज रेबीज का होता है। ठीक है, हाँ, इन्हीं बातों को हम विद डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो याद रखिएगा इट इज ए वायरल डिजीज। ये क्या होती है? वायरल डिजीज होती है कॉज्ड बाय लाइसा वायरस। लाइसा वायरस से कॉज होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं जी? रेब्डो वायरस कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? रेब्डो वायरस। ठीक है, याद रखना। इसका शेप कैसा होता है? तो इट इज बुलेट शेप। ये बुलेट शेप का होता है आपके। ठीक है, हाँ, गोली के आकार का होता है, इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से गोली के आकार का होता है ये। याद रखिएगा इसका केस फेटेलिटी जो रेट है, इसका जो केस फेटेलिटी जो रेट है वो आपके 100% होता है बेटा। कितना होता है? 100% केस फेटेलिटी रेट होता है। ठीक है, लाइसा वायरस जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं ये लाइसा वायरस? दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्ट्रीट होते हैं और एक फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं लाइसा वायरस में 2 टाइप। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आता है आपके स्ट्रीट, दूसरे नंबर पे आता है मिक्स्ड। ऑल ओवरऑल अबाउट पूरा डिस्कशन डिटेल में देखेंगे हम। ठीक है, आराम से पढ़िएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक कमेंट प्यारा सा वीडियो के बाद और एक लाइक आपका जरूर बनता है। लाइसा वायरस जो होता है वो दो प्रकार से होता है, स्ट्रीट और मिक्स्ड। स्ट्रीट क्या होता है सर? तो जो स्ट्रीट वाला होता है, पहले नंबर पे हम लगाते हैं स्ट्रीट, लाइसा वायरस। स्ट्रीट वाला ये रेस्पॉन्सिबल होता है डिजीज के लिए। तो जो मोस्ट ऑफ देम आपके जो डिजीज देखने को मिलती है रेबीज, वो स्ट्रीट वाले वायरस से देखने को मिलती है। किससे मिलती है? स्ट्रीट वाले वायरस से आपको देखने को मिलती है। तो हम इसके अंदर ये लिखेंगे इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज प्रोडक्शन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज प्रोडक्शन। डिजीज प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये याद रखिएगा डेंजर भी बहुत होता है। इट इज मोर डेंजर। मोर डेंजरस होता है और इसके अंदर ही नेगरी बॉडीज पाई जाती है। अब ये नेगरी बॉडीज क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा मैं। नेगरी बॉडी, नेगरी बॉडी इंपॉर्टेंट होती है भाई, है इसके अंतर्गत। ये जो नेगरी बॉडी होती है ना, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना। नेगरी बॉडीज भी किसमें होती है? स्ट्रीट लाइसा वायरस में। दूसरा आता है मिक्स्ड, उसको फिक्स्ड वायरस भी कहते हैं, याद रखना। एक आता है आपके सेकंड नंबर पे मिक्स्ड या फिर फिक्स्ड। याद रखिएगा आप सभी बच्चे, ये हम लाइसा वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं। ये कम डेंजर होता है। इसका जो यूज होता है ना इस वायरस का, हम वैक्सीन बनाने में लेते हैं। किसका? हम मिक्स्ड और फिक्स्ड जो लाइसा वायरस होता है इसका यूज हम वैक्सीन बनाने में लिया जाता है। तो इट इज लेस डेंजर, ये कम डेंजर होता है। सो मेनली यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन।
वैक्सीन का यूज करने में, वैक्सीन बनाने में आपके मिक्स्ड और फिक्स्ड वायरस का यूज किया जाता है, ये सवाल बन सकता है आपके आने वाली नॉर्सेट के एग्जाम में, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, इन सभी एग्जाम के अंतर्गत, ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सर ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन फैल कैसे रहा है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैल रहा है सर? ये जो आपके रेबीज है कैसे फैलता है? तो देखो, सबसे पहला तो याद रखना, इसके अंतर्गत पहले नंबर पे तो आता है एनिमल बाइट। क्या आता है? एनिमल बाइट। तो एक बात मेरी याद रखना, मोस्ट ऑफ देम रेबीज जब भी नाम आता है तो दिमाग में हमारे कुत्ते आ जाते हैं कि भाई कुत्ते से फैलता है। ये किससे फैलता है? डॉग से फैलता है। डॉग बाइट, कुत्ते काट लेते हैं उससे फैलता है। लेकिन मैं आप सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं, यहां पे आराम से देखना, डॉग बाइट जो होती है, डॉग बाइट होती है, इससे ये मोस्ट कॉमन 95% तक चांस होते हैं कि अगर कुत्ते ने काटा है तो रेबीज होने के चांस होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, इसी के साथ अगर आपको गाय ने काट लिया, अगर आपको भैंस ने काट लिया, ठीक है, अगर आपको भैंस खा गई, गाय खा गई, इसी के साथ बकरी खा गई आपको, मंकी खा गया, बंदर खा गया आपको, ठीक है, हाँ, इसी के साथ लोमड़ी खा गई, मान लो फॉक्स खा गया, एटसेट्रा, तो इन सब के काटने से भी आपके रेबीज हो सकता है सर, ठीक है। तो पहला तो यही हो गया एनिमल बाइट। दूसरा आता है आपका कॉन्टेक्ट विथ नॉन इंटैक्ट स्किन। इसका मलाइन का मतलब क्या होता है सर? बहुत बार सुना है हमने कॉन्टेक्ट विथ नॉन इंटैक्ट स्किन। तो याद रखिएगा, मान लीजिए आपके यहां पे घाव हो रहा है, आपकी स्किन हटी हुई है, आपके किसी की लग गई थी या फिर कुछ भी हो गया, तो आपके यहाँ पे लीजन बन रहा है, घाव हो रहा है, आप गली के पास गए, कुत्ते बैठे थे बहुत सारे, आपने पार्ले जी का बिस्कुट या कोई सा भी बिस्किट है 5 रुपए का लिया और कुत्ते को खिला रहे हैं और उसको सहला रहे हैं ऐसे, क्योंकि आप एनिमल लवर है, उसको सहला रहे हैं। अब कुत्ता भी क्या करेगा? आपको प्यार से चाटेगा, ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल उसने ऐसे करके, अगर मान लीजिए इसी एरिया को आपने अपनी सलाइवा लगा दी, उसकी जीभ फेर दी और सलाइवा लगा दिया, तो उसकी सलाइवा पे रेबिडो वायरस होगा और वो आपके डायरेक्ट कहां पे एंटर कर गया? ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया, ठीक है। तो उसे ही कहते हैं हम कॉन्टेक्ट विथ नॉन इंटैक्ट स्किन। कॉन्टेक्ट विथ नॉन इंटैक्ट स्किन। और तीसरे नंबर पे आता है, मान लीजिए किसी पर्सन के रेबीज हो रहा है और आपने उसका ऑर्गन अपने अंदर लगा लिया, जैसे मान लीजिए आप कोर्निया का ट्रांसप्लांट करवाते हैं ना, कोर्निया आई है, हम इसको ये लिख सकते हैं इन्फेक्टेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। हम इसको ये लिख सकते हैं इन्फेक्टेड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं इन्फेक्टेड, उससे आपको क्या हो जाता है? दैट इज मोड ऑफ एक्शन ये बन सकता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है भाई? सवाल बनता है सर, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो बेटा याद रखिएगा मेरी बात, इंक्यूबेशन पीरियड 1 महीने से लेकर के 3 महीने तक होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 1 से 3 मंथ, 1 से 3 महीने के लिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखा जाता है। हम इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, हमेशा डिस्टेंस देखा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। मान लीजिए कि आपके पैर में कुत्ते ने काटा है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम यह है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया, तो इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा है, क्या होगा? लंबा होगा। मान लीजिए कुत्ते ने आपके गर्दन पे काट लिया, गर्दन के और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तो बीच में बहुत कम क्या बचता है? डिस्टेंस बचता है, तो उस समय आपके ज्यादा हो सकता है। मतलब ये आपके इफेक्ट करता है, इट अफेक्ट सीएनएस, इट अफेक्ट द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये जो सीएनएस होता है ना, इसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है कौन? रेबीज आपके सीएनएस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। उसके बाद इसके अगर मैं आपको साइन सिम्टम्स बताऊं यहां पे, कि साइन सिम्टम्स देख लेते हैं सर इसके अंदर कौन कौन से प्रकार के साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले याद रखना, हम 2 प्रकार लिखते हैं, पहला फ्यूरियस रेबीज, दूसरा पैरालाइटिक रेबीज। 2 टाइप के होते हैं। साइन सिम्टम्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है फ्यूरियस रेबीज, दूसरे नंबर पे होता है पैरालाइटिक रेबीज। दो प्रकार के होते हैं, फ्यूरियस रेबीज और पैरालाइटिक रेबीज। फ्यूरियस रेबीज क्या होता है? फ्यूरियस रेबीज आपसे सवाल करेगा कि आपके जो फियर ऑफ वाटर, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं ना, वो कौन से में देखने को मिलता है? तो वो आपके फ्यूरियस रेबीज में देखने को मिलता है। देखो मैं बताता हूं आपको, सबसे पहले आपके आता है फ्यूरियस रेबीज। सबसे पहले आपके आता है फ्यूरियस रेबीज। फ्यूरियस रेबीज के अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? इरिटेशन पैदा हो जाएगी, इरिटेशन हो जाएगी, सीजर की कंडीशन अराइज हो जाएगी,
सीजर आ जाएंगे। इसके अलावा सलाइवा गिरने लग जाएगा मुंह से, ठीक है, हाँ, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा कहते हैं इसको। जैसे कुत्तों के गिरता रहता है ना सलाइवा, वैसे अपने भी मुंह से सलाइवा गिर। और याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया, बिल्कुल हाइड्रोफोबिया मतलब फियर ऑफ वाटर। फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगता है इसके अंतर्गत, ठीक है, हाँ। हाइड्रोफोबिया को आप रेबीज भी कहते हैं, इसको रेबीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रेबीज के अंदर हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगता है। अभी जो कबड्डी के प्लेयर के अभी जो रेबीज हुआ है उसको सबसे पहले पानी से डर लगा था, है, हाँ, याद रखना। पानी से डर क्यों लगता है, किस रीजन की वजह से पानी से डर लगता है, याद रखना। इसके अंतर्गत जो लैरिंग्स होता है उसके अंदर स्पाज्म हो जाता है उसकी वजह से, ड्यू टू लैरिंगोस्पाज्म। लैरिंगोस्पाज्म की वजह से हाइड्रोफोबिया आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाइग्रोफोबिया देखने को मिलता है। इसके अलावा सर और कोई चीज है जो देखने को मिलती है, बिल्कुल देखने को मिलती है, प्रिज्म देखने को मिलता है इसके अंतर्गत। क्या देखने को मिलता है, प्रिज्म। प्रिज्म भी देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखना। एक PRIER, प्रिज्म भी देखने को मिलता है। ये प्रिज्म क्या होता है सर, इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि परमानेंट इरेक्शन ऑफ पेनिस, पेनिस का परमानेंट इरेक्शन हो जाता है, परमानेंट इरेक्शन ऑफ पेनिस। पेनिस जो है वो परमानेंट इरेक्टाइल हो जाता है सर, है, हाँ, हार्ड नहीं हो जाता है, इरेक्टाइल हो जाता है, ठीक। इसके अलावा अगर ये सारी चीजें ठीक नहीं होती है तो उसके बाद व्यक्ति कोमा में चले जाता है। भाई किस में चले जाता है, कोमा में चले जाता है। और उसके बाद वाइटल ऑर्गन के अंदर फैल जाएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वाइटल ऑर्गन। फिर वाइटल ऑर्गन है ये फेल हो जाएंगे, और वाइटल ऑर्गन फेल हो गए उसके बाद व्यक्ति की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, डेथ, बिल्कुल एक्सपायर हो जाएगा व्यक्ति, ठीक है, ये याद रखना। ये फ्यूरियस रेबीज होता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका पैरालाइटिक रेबीज। दूसरे नंबर पे क्या होता है, पैरालाइटिक रेबीज आता है। पैरालाइटिक रेबीज याद रखिएगा आप सभी बच्चे, वाइटल ऑर्गन में पैरालाइसिस आ जाता है इसके अंतर्गत, क्योंकि पैरालाइटिक नाम से पता चल रहा है जो वाइटल ऑर्गन होंगे, वाइटल जो भी ऑर्गन है उसमें क्या आ जाएगा, पैरालाइसिस आ जाएगा। वाइटल ऑर्गन में पैरालाइसिस आ जाएगा। और वाइटल ऑर्गन में अगर पैरालाइसिस आ गया, जैसे वाइटल ऑर्गन कौन कौन से, जैसे कार्डियोवैस्कुलर है, रेस्पिरेटरी है, इन ऑर्गन के अंतर्गत अगर पैरालाइसिस आ गया तो उसके बाद डेथ हो जाती है पर्सन की। क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप सभी बच्चों को। अब आता है सर नेगरी बॉडीज क्या होती है। एक हमको नेगरी बॉडीज भी बताया था, मैंने आपको लिखवाया था नेगरी बॉडीज, आराम से विद डिटेल में लिखवाया है नेगरी बॉडीज के बारे में। ये देखो स्ट्रीट के अंदर लिखवाया था ना कि ये नेगरी बॉडीज, ये नेगरी बॉडी क्या होती है सर, है, तो नेगरी बॉडीज के बारे में भी लिखिएगा सर, क्योंकि नेगरी बॉडीज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके हर एक एग्जाम के अंदर, याद रखना। नेगरी बॉडीज के अंदर याद रखिएगा आप सभी बच्चे, इसके अंतर्गत इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एक्यूमुलेशन हो जाता है, जो हमारे, हाँ, जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, उसके अंतर्गत एक्यूमुलेशन हो जाता है। किसका, इओसिनोफिल और बेसोफिल के ग्रेन्यूल बन जाते हैं भाई। भाई न्यूरॉन्स के अंतर्गत जो साइटोप्लाज्म होता है, देखो नेगरी बॉडीज के बारे में लिख लो। नेगरी बॉडीज क्या होती है, ठीक है, बिल्कुल उस हिसाब से समझाऊंगा मैं आप सभी बच्चों को, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। भाई न्यूरॉन्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, उसके अंतर्गत इओसिनोफिल और बेसोफिल के ग्रेन्यूल बन जाते हैं, उसे फिर हम नेगरी बॉडीज कहते हैं। बस इतना सही है? इट इज इंट्रा सेल्यूलर, इट इज इंट्रा सेल्यूलर नहीं, इंट्रा साइटोप्लाज्म, सॉरी, इट इज इंट्रा साइटोप्लाज्म या इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एक्यूमुलेशन ऑफ इओसिनोफिल और बेसोफिल
इयोसिनोफिल और बेसोफिल ग्रेन्यूल्स इन न्यूबॉर्न न्यूरॉन। यहां पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक एक्यूमुलेशन हो रहा है, इयोसिनोफिल और बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं न्यूरॉन के अंदर, उसे हम नेगरी बॉडीज कहते हैं। याद रखना ये नेगरी बॉडी जो होता है ना बेटा, ये क्लासिकल फीचर होता है, इट इज ए क्लासिकल फीचर। क्लासिकल फीचर ऑफ रेबीज, ये क्या होता है? रेबीज का क्लासिकल फीचर होता है। ये क्या होता है बेटा? रेबीज का क्लासिकल फीचर होता है, ठीक है, ये याद रखना। अब हम बात करेंगे सर डायग्नोसिस की, कि सर इसका डायग्नोसिस क्या होता है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, इसका डायग्नोसिस क्या होता है। देखो मैं आपको बताऊं, यहां पे डायग्नोसिस देखने के लिए याद रखना आप सभी बच्चे, मैंने पहले कहा है कि ये हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है क्योंकि डिजीज कहां पे प्रेजेंट है? आपके सीएनएस में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है? सीएनएस में प्रेजेंट है, ठीक है। इसका डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं होता है। इसको आप ओनली असेस कर सकते हैं पोस्टमार्टम में। पोस्टमार्टम करते हैं तब आप सैंपल ले सकते हैं और तब आप असेस कर सकते हैं कि इसके रेबीज से मौत हुई है। इसको मतलब जीवित व्यक्ति के आप नहीं बता सकते हैं टेस्ट करके कि इसके रेबीज हो गया। अब आप बोलेंगे कि सर सीएनएस की तो और बहुत सारी बीमारी आती है। भाई सीएनएस की तो और बहुत सारी बीमारी आती है, उसका तो पता लग जाता है, ये रेबीज में क्या खास बात है बेटा? ये मैं आपको बता देता हूं। रेबीज के अंतर्गत कभी भी फोटो लेकर के, जैसे आप सीटी स्कैन कर रहे हैं, एमआरआई कर रहे हैं, इससे पता नहीं लगा सकते। आपको बायोप्सी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? बायोप्सी लेकर के टेस्ट लैब में भेजना पड़ेगा सैंपल। अब आपने कभी सुना है कि ब्रेन को काट करके हल्का सा सैंपल लेके भेज दिया है, पूरा ब्रेन डैमेज हो जाएगा सर? है कभी सुना है कि ब्रेन को काट करके सैंपल लेके भेज दिया? नहीं ना। इसलिए याद रखना, इट इज नॉट पॉसिबल, इसकी डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है। हम यही लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज डिजीज कहां पे प्रेजेंट है? सीएनएस में। प्रेजेंट इन सीएनएस। डिजीज कहां पे प्रेजेंट है? सीएनएस में प्रेजेंट है। आप ये भी लिख सकते हैं नीचे, ओनली असेस बाय या ओनली असेस इन पोस्टमार्टम। आप इसको ओनली एंड पोस्टमार्टम में असेस कर सकते हैं, वैसे असेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका फोटो लेकर के सीटी स्कैन एमआरआई करके पता नहीं लगा सकता। इसको बायोप्सी लेनी पड़ेगी। अब कभी आपने सुना है ब्रेन को काट करके बायोप्सी ले ली? नहीं सुना, ठीक है। तो ये बात याद रखना। अब आता है इसका मैनेजमेंट। क्या आता है जी? इसका आता है मैनेजमेंट। अब इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे हम। इसके मैनेजमेंट में क्या आता है सर? तो याद रखना, सबसे पहले जब कुत्ता काट जाता है ना, तो हम क्या करते हैं सर? साबुन के पानी से धोते हैं उसको, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा यही रहता है ना, साबुन के पानी से धोना। तो इसके अंतर्गत भी यही आएगा, वॉश द साइट, धोएंगे उसको, ठीक है, रनिंग वाटर से। रनिंग टेप कह लो या वाटर कह लो, रनिंग टेप, वाटर एंड सोप, और साबुन से उसको धोएंगे। दूसरे नंबर पे, जिस कुत्ते ने आपको काटा है उसको ऑब्जर्व करेंगे कम से कम 10 दिन, ठीक है। हाँ, डॉग शुड ऑब्जर्व 10 डेज। कुत्ते को 10 दिन ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपको हॉस्पिटल चले जाना है। हम कहते हैं कि गो टू पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तीसरे नंबर पे क्या जाएगा? गो टू पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप चले जाएंगे, मतलब हॉस्पिटल में चले जाएंगे। आप कहां पे चले जाएंगे बेटा? हॉस्पिटल में चले जाएंगे, अस्पताल में चले जाएंगे। और याद रखिएगा, अस्पताल में जाने के बाद आपको वहां पे या तो एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएंगे या एंटी रेबीज सीरम लगाएंगे। अब मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा कैसे कैसे लगती है, ठीक है। आराम से पढ़िएगा। ARV एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? एंटी रेबीज वैक्सीन। सबसे पहले एंटी रेबीज वैक्सीन लगाएंगे, ARV, ठीक। चलो, सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं, यहां पे इसको 2 भागों में डिवाइडेड कर लिया जाए।
सबसे पहले एक एंटी रेबीज जो वैक्सीन लगती है वो आपके इंट्राडर्मल भी लगती है। एक तो लगती है आपके इंट्राडर्मल और एक लगती है आपके इंट्रामस्कुलर। एक लगती है कैसे, इंट्रामस्कुलर लगती है, एक इंट्राडर्मल लगती है और एक इंट्रामस्कुलर लगती है भाई, ठीक है। दो चीजें देखेंगे आप, इंट्राडर्मल और इंट्रामस्कुलर, दो चीजें लगेगी। अब जो डर्मल होती है भाई है, याद रखना कौन सी इंट्राडर्मल जो वैक्सीन होती है वो कौन कौन से दिन लगेगी, 0 दिन लगेगी, तीसरे दिन लगेगी, 7वें दिन लगेगी और 28वें दिन लगती है। 4 ही डोज लगती है इंट्राडर्मल की, ठीक है। याद रखना 0.2 ml लगता है डबल साइडेड। डबल साइडेड मतलब दोनों हाथों पे लगती है ना भाई, याद रहे। जैसे 2 ml 2 ml 2 ml 2 ml मतलब 0.2 0.2 0.2 0.2, ठीक है। इस बेसिस पे इंट्राडर्मल हो गया। उसके बाद इंट्रामस्कुलर अगर वैक्सीन लगानी है आपको तो 0 दिन लगेगी, तीसरे दिन लगेगी, 7वें दिन लगेगी, 14वें दिन लगेगी और 28वें दिन लगेगी। ये लगती है आपके पूरी की पूरी डोज इंट्रामस्कुलर। याद रखना 0.5 ml लगती है और सिंगल साइड पे लगती है, एक ही जगह लगेगी, सिर्फ और सिर्फ सिंगल साइड लगेगी, एक ही जगह लगती है। 0.2 ml डबल साइडेड लग रही है, 0.5 ml सिंगल साइडेड लग रही है, मतलब 1 ऐसे ऐसे करके 5 डोज लगती है इसकी। एक सवाल एंटी रेबीज वैक्सीन से ये पूछा जाता है कि इसका पोस्ट जैसे मान लो प्रोफाइलैक्सिस डोज कितनी होती है, प्रोफाइलैक्सिस डोज कितनी होती है और कब कब लगती है। अगर मैं यहां पे आपको प्रोफाइलैक्सिस डोज बताऊं, इसकी प्रोफाइलैक्सिस डोज अगर मैं आपको बताऊं यहां पे, तो देखो 0 एंटी रेबीज ARV की तो 0 दिन ले लेंगे, जिस दिन काटा है उस दिन तो लगवाना ही, उसके अलावा 7वें दिन, और या तो 21 दिन ले लेंगे या 28वें दिन, मतलब लगेगी 3 ही डोज। या तो 0 दिन ले लेंगे, जिस दिन काटा है आपको कुत्ते ने उस दिन लगेगी डोज, उसके 7वें दिन लगेगी, और उसके या तो आप 21 दिन में लगवा लो या 28 दिन में लगवा लो। मतलब आपके पास यहां पे 2 चॉइस है, यहां पे या तो 21 दिन में लग जाएगी या 28 दिन में। कहने का मतलब 3 ही डोज लगती है प्रोफाइलैक्सिस के रूप में। प्रोफाइलैक्सिस के रूप में आपको सिर्फ और सिर्फ 3 डोज देनी है। कितनी डोज लगेगी, मात्र 3 डोज लगती है एंटी रेबीज वैक्सीन की। समझ गए सारे, याद रहे। अब मैन आता है, सवाल पूछता है एंटी रेबीज सीरम से। किससे पूछेगा, एंटी रेबीज सीरम से पूछता है, ARS एंटी रेबीज सीरम। एंटी रेबीज सीरम, यहां पे सवाल बनता है आपका। अब देखो, इसको भी हम 2 भागों में डिवाइडेड करेंगे, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होगी। एक तो होती है आपकी ह्यूमन सिरा, आपने नाम सुना है ह्यूमन सिरा, एक होता है एनिमल सिरा जिसको हॉर्स कहते हैं। एक तो ये प्राप्त होती है आपको ह्यूमन से, एक ये प्राप्त होती है आपको घोड़े से। एक तो ह्यूमन सिरा होती है और एक होती है हॉर्स सिरा। एक तो ह्यूमन सिरा होती है और एक होती है हॉर्स सिरा होती है। याद रखिएगा आप सभी बच्चे, जो ह्यूमन सिरा होती है ये कितनी लगती है, तो बोले सर 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से लगेगी। 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से लगेगी। और ये हॉर्स वाली होती है, ये याद रखिएगा 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से लगेगी। ये तो 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से, ये 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से लगती है, ठीक है। दोनों में आप डिफरेंस है। अब ह्यूमन वाली जो होती है आपके, जो ह्यूमन वाली जो होती है, जो आपके 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से लग रही है, ये 2 प्रकार से देंगे हम। याद रखना 75%, मतलब आपने निडल में भर लिया इसको भाई, 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से जितनी डोज आई उसको निडल में भर लिया, सिरिंज में, और सिरिंज में भरने के बाद 75% तो आपको जिस जगह कुत्ते ने काटा है ना भाई, जैसे मान लो यहां पे काटा, ये पूरा मांस ले गया यहां से, ठीक है, पूरी मसल्स ले गया, तो इस जगह लगेगी। इस जगह सुई नहीं लगेगी, इस पे छिड़कते हैं हम लोग, ठीक है। तो 75% तो लगती है एट साइट ऑफ बाइट, जहां पे कुत्ते ने काटा है ना वहां पे लगेगी।
और 25% जो बचती है आपके 75% लगानी है, बाद में 25% बचती है, ये आपके जो रिमेनिंग है ये आप आईएम देंगे, इंट्रामस्कुलर देंगे। कैसे देंगे? इंट्रामस्कुलर आईएम देंगे। समझ गए सारे? अब बात करते हैं इसके, यहां पे हॉर्स वाला है, ये 50% तो लगता है आपके साइट पे, उसकी जैसे ही एट द साइट ऑफ बाइट, जहां पे कुत्ते ने काटा ना वहीं लगेगा, और 50% जो होता है वो रिमेनिंग लगेगा आपके आईएम। रिमेनिंग कैसे लगेगा? आईएम लगेगा। समझ गए? ह्यूमन को 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से 75% होता है, वो एट द साइट ऑफ बाइट लगेगा, 25% है आईएम लगेगा। हॉर्स है 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी, 50% साइट पे लगेगा और 50% आईएम लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से हम एंटी रेबीज सीरम देते हैं भाई। क्या देते हैं? एंटी रेबीज सीरम देते हैं। ठीक है, ये याद रहे आप सभी बच्चों को। और उसके बाद एक आपसे सवाल पूछ लिया जाता है, रेबीज के अंतर्गत रेबीज फ्री जोन कैसे घोषित करते हैं? रेबीज फ्री जोन कैसे घोषित करेंगे? तो याद रखना है आप सभी रसगुल्लों को, एक बात मेरी याद रखिएगा यहां पे। हाँ, रेबीज फ्री जोन, तो भाई जिस कंट्री के अंदर अगर 2 साल से कोई सा भी एक ऐसा देश है, कोई सी भी एक ऐसी जगह है जहां पे 2 साल से एक भी रेबीज का केस नहीं आया, सुन लो मेरी बात, 2 साल से एक भी रेबीज का केस नहीं आया, तो उसको हम रेबीज फ्री जोन घोषित कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? 2 साल से ना तो किसी ह्यूमन में रेबीज का केस आया ना एनिमल में आया, 2 साल से कोई केस ही नहीं आया, उसको हम रेबीज फ्री जोन घोषित कर देते हैं। अगर रेबीज फ्री जोन कंट्री के बारे में आपसे पूछे तो एक कंट्री है आपके पास ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, ये याद रखना, रेबीज फ्री है। और इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह है? इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह है रेबीज फ्री? तो याद रखना, सबसे पहले अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, गोवा, लक्षद्वीप, ये कुछ जगह है इंडिया में जो रेबीज फ्री है, यहां पे भी रेबीज नहीं है सर। ठीक है, तो ये पूरा ऑल ओवर अबाउट रेबीज बताया मैंने आप सभी बच्चों को। उम्मीद करूंगा कि आपके पूरा टोटली समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू सो मच एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपसे जल्दी। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से होना चाहिए भाई। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।